So in today's video, we will discuss about the strategies that I have been used in my examination for Note Set 9 preparation and clear that particular exam in first attempt. So hey everyone, myself Shweta Rana and currently I'm nursing officer in AIMS. So मैं आपको टॉपर स्ट्रेटजी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं वो बताऊंगी जो मेरे लिए वर्क करा। आई होप कि आप लोगों के लिए भी वर्क करे और जो एक्चुअली मैंने फॉलो करा अपनी प्रिपरेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट। तो नोट सेट 9 के दो पार्ट्स होते हैं, एक प्री एग्जामिनेशन होता है और एक मेंस एग्जामिनेशन होता है। प्री में जो है आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, मेंस में 160 क्वेश्चंस होते हैं। जो प्री एग्जामिनेशन है उसमें 80 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग से आते हैं और 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग से आते हैं, और मेंस जो है पूरे ही 160 क्वेश्चन जो है आपके नर्सिंग से आते हैं। ठीक है। सो अब उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है जो मोस्ट प्रायोरिटी है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। 45% पेपर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चन आता है, और आप ऐसा नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सिर्फ अकेला ही आता है, वो बाकी सब्जेक्ट्स में मिलके भी आता है। मेड सर्ज नर्सिंग सेकंड टॉप प्रायोरिटी, ऑब्स्टेट्रिक, पीडियाट्रिक्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ये पढ़ने ही पढ़ने हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है। सो मैं अपनी स्ट्रेटजी जो बताऊंगी 4 स्टेप में बताऊंगी। सबसे पहले जो मेरी स्ट्रेटजी है दैट इज स्मार्ट स्टडी। मैं ऐसा नहीं बोलती कि जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने 10 to 12 आवर जो है स्टडी करी थी, नहीं। मैंने अप्रोक्स 7 to 8 आवर्स या 5 to 6 आवर्स स्टडी करी थी, लेकिन मैं कंसिस्टेंट थी, मैं रेगुलर पढ़ाई करती थी। मतलब अगर मैंने कहीं जाना भी होता था, नेक्स्ट डे मेरा कहीं का प्लान भी होता था, तब भी मैं पहले पढ़ाई जो है, मतलब मान लो अगर मैं 5 to 6 आवर नहीं कर पाऊँ तो एटलीस्ट मैं 3 आवर्स तो करती थी। ठीक है। तो उसमें जो है मैं मतलब थ्योरी जो होगी, अगर मेरे लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, जैसे मैंने पीडब्ल्यू से कोचिंग ली थी, जो लेक्चर आज के होंगे उनको मैं 1.5x स्पीड से देखती थी। ठीक है। और जो हमारा जो है उसके एडिशनल में एक मॉक टेस्ट लगाती थी और उसको एनालाइज करती थी कि मेरे मॉक टेस्ट में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो गलत हो रहा है। ठीक है। और मैंने मॉक टेस्ट लगाना तब शुरू करे थे जब मेरा 60% सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया था। मीन्स इट्स लाइक कि मेरा थोड़ा सा बेस क्लियर हो गया था, तब मैंने मॉक टेस्ट लगाना शुरू करे थे। अगर मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, उसको मैं थोड़ा एड ऑन स्टडी भी कर लेती थी, और जब टीचर पढ़ाते तब मैं उसको एनालाइज कर लेती थी। ठीक है। और साथ में जो टॉपिक तो पढ़ लिए हैं उनको तो मैं दोबारा रिवाइज करती थी अगर उसमें से मेरा कोई क्वेश्चन जो है गलत होता था। और मैंने मॉक टेस्ट मोस्ट ऑफ पीडब्ल्यू के लगाए हैं। अब मान लो कि पीडब्ल्यू में ऐसा जो मेरी मतलब कोचिंग थी उसमें ऐसा था कि लाइक अगर उन्होंने आज एक टॉपिक पढ़ाया है तो उसके उन्होंने 10 to 20 MCQs फॉर्म में क्वेश्चन डाले ही होते थे। ठीक है। तो उसके साथ उन्होंने डिटेल एनालिसिस डाला होता था कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है तो ये क्यों है। सेकंड क्वेश्चन है, पहले तो मैं उन एमसीक्यूज को खुद सोल्व करती थी। लाइक अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें अगर मेरे 8 आ रहे हैं और 2 गलत हो रहे हैं तो मेरे क्यों गलत हो रहे हैं, उसको फिर मैं जो है जो पूरा उनका PDF आया होता था कि ये क्वेश्चन है इसका आंसर है, तो वो एनालाइज करती थी कि हाँ जी ये आंसर है तो ये क्यों है। फिर उसके बाद उस टॉपिक को मैं दोबारा रीड आउट करती थी कि ये क्यों था, जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या ये चीज़ पढ़ाई गई है, तो उसको पूरा मैं देखती थी। ठीक है। उसके बाद जो है मैं रेगुलर MCQs प्रैक्टिस, अगर मतलब जब तक मेरा 60% सिलेबस खत्म नहीं होता तब तक तो मैंने रेगुलर MCQs करे हैं, टारगेट हाई से और PR यादव से, मैंने दोनों से MCQs करे हैं। ठीक है। आफ्टर दैट मैं जो अपनी स्टडी करती थी मॉर्निंग टाइम, लंच मतलब आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर। ठीक है। तो मैंने अपने जो स्टडीज है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था कि मॉर्निंग मैंने 3 आवर्स तो करनी ही करनी है, आफ्टर लंच मैंने 2 आवर्स और शॉर्ट ब्रेक लेना है, फिर डिनर मैं 7 o'clock डिनर कर लेती थी, तो 3 आवर्स तक मैंने आगे और स्टडी करनी है। ठीक है। 3 या 4 आवर्स तक। तो इस तरीके से मैंने अपने टाइम जो उसको डिवाइड किया होता था। मोस्ट ऑफ जब मैंने मॉक टेस्ट लगाना शुरू करे थे तो अप्रोक्स मैंने जुलाई में मॉक टेस्ट लगाना शुरू करे थे। ठीक है। सो जुलाई से जब मैंने मॉक टेस्ट लगाना शुरू करे थे तो मैंने मतलब कि मॉर्निंग टाइम में मॉक टेस्ट देती थी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ऐसा होता है कि आप बहुत फ्रेश होते हो, तो आप जो भी चीज़ आपने पढ़ी हुई होती है वो आपको रिसाइट हो जाती है एकदम से। और इवनिंग टाइम में थोड़ा ऐसा भी हो जाता है कि हम एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, बाकी हम अगर लेक्चर लगाने शुरू कर दें तो हमारा दिमाग ब्रेन जो है वो मतलब उतना ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर पाता अच्छे तरीके से। तो मेरा मोस्ट प्रोबेबिलिटी मैं मॉर्निंग में जो है मॉक टेस्ट लगाती थी। ठीक है। मॉक टेस्ट लगा लिया 1 to 1.5 आवर एंड आफ्टर दैट एनालिसिस करा, तो मेरे अप्रोक्स जो है 2 to 3 आवर्स उसमें जाते थे। ठीक है। फिर मैं एक नोटबुक में उसको लिख लेती थी कि मेरा ये वाला टॉपिक जो है मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, मेरे इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मोस्ट ऑफ। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो है मतलब फर्स्ट स्टेप मेरा यही था मेजरली, कि मैंने सबसे पहले स्मार्ट स्टडी भी बोल सकते हो कि मेरे को जो टाइम देना था वो मैंने दिया टाइम, और साथ में मैंने स्मार्टली टाइम दिया। ऐसा नहीं है कि मतलब पर्टिकुलरली कि आप
10 to 12 आवर दे रहे हो लेकिन आपकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रोडक्टिव ही नहीं हो 10 to 12 देने के बाद भी, तो फिर उसका इट्स लाइक ज़ीरो, इट्स अ बिग ज़ीरो कि जो जितने तुम टाइम दे रहे हो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है, कि आपने जो टाइम दिया वो प्रोडक्टिव, आपको इन दैट आपको गोल्स, जो आपके गोल्स है वो फुलफिल हों, और आपको पता लगे कि हाँ जी मैंने इतना टाइम दिया है और मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि मैंने इतना टाइम दिया और मैंने उसको प्रोडक्टिव वे में देखा, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, दैट इज PYQ अप्रोच, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करा था मैंने बहुत अच्छे से कि PYQs जो है इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं या इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इस तरीके से एनालाइज करा था। मैं आज मान लो मैंने एक टॉपिक पढ़ा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ट्रैकेओस्टमी टॉपिक पढ़ा, ठीक है। तो ट्रैकेओस्टमी के मैं ChatGPT का यूज़ करके उसको जो है ये बोलती थी कि ये जो टॉपिक है इससे जो है PYQ नोट सेट में जितने भी आए हैं उसको प्रॉपरली जो है एनालाइज करें। वो एनालाइज करके आपको ऐसे 10 to 12 क्वेश्चन दे देगा जो ट्रैकेओस्टमी से आए होंगे, और आपका वो रिवाइज भी हो जाएगा। अगर आपको उसमें कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसको उस टॉपिक को दोबारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैंने जो है इस तरीके से जो है PYQ जो है अप्रोच देखी थी। और साथ में जो है टेलीग्राम की बहुत ज़्यादा चैनल है जहाँ पे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं जहाँ जो है वो एक PDF फॉर्म में PYQs होते हैं, या ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद जो मैंने थर्ड स्टेप करा था वो ये था कि सब्जेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर्स। मेरे को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट मेरे लिए प्रायोरिटी, फर्स्ट जो है किसको दूँ, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को देती थी, सेकंड प्रायोरिटी मेड सर्ज नर्सिंग, थर्ड ऑब्स्टेट्रिक, फोर्थ पेडियाट्रिक्स एंड साइकेट्री, एंड फिफ्थ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और बाकी जो आपके माइनर सब्जेक्ट हैं वो मैंने एंड में एक मंथ में उनको रिवाइज कर लिया था। और जो बाकी नर्सिंग रिसर्च है, एडमिनिस्ट्रेशन है और फार्मा है, ये सारी जो है अच्छे तरीके से जो है एक बार लेक्चर लगा लिए थे उनके, फिर उसके बाद उनको रिवीजन जो है 2-3 बार मैंने एंड में दी थी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि मैं थर्ड स्टेप यही था मेरा कि मैं सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देती थी कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए प्रायोरिटी है। जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो प्रायोरिटी होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि अप्रोक्स 40% ऑफ द सिलेबस जो है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कवर कर लेता है। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिंपल पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग विद मेड सर्च, विद पीडियाट्रिक नर्सिंग, विद ऑब्स्टेट्रिक, विद आपका क्या बोलते साइकेट्री, इन सभी के साथ जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो कहीं ना कहीं आता ही आता है, उसके साथ लिंक्ड होता ही है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, देन मेड सर्ज नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक, देन आपका साइकेट्री, फार्मा, और बाकी आपके माइनर सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ये सारे आपके माइक्रोबायोलॉजी, तो ये सारे आपके बायोकेमिस्ट्री, ये सारे आपके माइनर सब्जेक्ट है। तो ये आपने जो है एक बार जो अगर क्लासेस लगी हैं यूट्यूब पे या PW, जैसे मेरा जो है PW ऐप थी तो वहाँ पे क्लासेस लगी थी, मैंने क्लासेस जो है स्टार्टिंग में ही लगा दी थी इनकी, बिकॉज ज़्यादा क्लासेस नहीं होती हैं, अप्रोक्स 5 to 6 क्लासेस में कंप्लीट हो जाते हैं आपके माइनर सब्जेक्ट्स। क्लासेस लगा के उनको मंथली में एक बार मैं रिवाइज कर लेती थी, और एंड में मैंने 2-3 बार उनको पढ़ लिया था कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। उसके बाद आता है दैट इज रिवीजन स्ट्रेटजी। रिवीजन स्ट्रेटजी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे रिवीजन स्ट्रेटजी क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लो आपने 6 दिन पढ़ाई करी, अगर आपने 7वें दिन उसको रिवाइज ही नहीं करा तो वो 6 दिन का कोई फायदा नहीं होता है, मेरा ये मानना है। बाकी सभी की अपनी अपनी थिंकिंग होगी, लेकिन मैं क्या करती थी कि मैंने मान लो पिछले दिन जो है 5 लेक्चर्स जो है अटेंड करे, 5 लेक्चर्स अटेंड करे, उसको लिख लिया। उसके बाद मैं उसको नेक्स्ट डे सुबह अप्रोक्स 1 to 2 आवर, चाहे मैं आफ्टर मॉक टेस्ट दूँ उसको 1 to 2 आवर्स या बिफोर मॉक टेस्ट दूँ, ये अल्टरनेटिव ऐसे हो जाता था, ठीक है। तो मैं 1 to 2 आवर्स उसको देती थी। अगर मैंने 5 लेक्चर लगाए हैं तो मैं उसको साथ में जो है ऐप पे भी खोल लूँगी, उसका जो PDF होगा, जो उन्होंने नोट्स बनाए होंगे उसको भी, और जो मैंने नोट्स बनाए होंगे उनको भी, मैं दोनों को जो है एनालाइज करूँगी, देखूंगी उनको, एक बार रिवाइज करूँगी नेक्स्ट डे, ठीक है। और संडे को मैं कोई भी स्टडी नहीं करती थी, कि संडे को मैं कोई भी न्यू थिंग नहीं करती थी। अगर मेरा टाइम बच जाता था तो फिर मैं, अगर कोई मुझे पढ़ना होता था कोई चीज़ या कोई टॉपिक, तो मैं वो कर लेती थी न्यू एड ऑन। अदरवाइज संडे को मैं जो मेरा फुल जो मंडे टू सैटरडे है उसका मैं संडे को रिवीजन करती थी कि मैंने मंडे टू सैटरडे पढ़ा क्या। अगर मान लो मंडे टू सैटरडे मैंने 25 वीडियोस भी देखी है, तो संडे को मैं उन 25 वीडियोस को, अब जब मुझे पता है कि मंडे टू सैटरडे मैंने वीडियोस देखी हैं, मंडे टू सैटरडे मैंने नेक्स्ट डे, फॉर एग्जांपल अगर मंडे को मैंने वीडियोस देखी तो मैं ट्यूसडे को उनको रिवाइज भी कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि संडे को मुझे विद इन 5 to 6 आवर्स जो मैंने जितना भी प्रीवियसली पढ़ा है वो मैं एक बार रिवाइज कर सकती हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है।
तो मेरी यही स्ट्रेटजी थी। अगर संडे को कोई क्लास भी ऐड ऑन लगती थी तो वो भी मैं क्लास लगा लेती थी, ठीक है। तो इस तरीके से अब उसके बाद आता है कि मैंने जो रिवीजन करी है एंड तक, मतलब मेरा सिलेबस अप्रोक्स जून जुलाई में ख़त्म हो गया था बहुत आराम से। कुछ एक आधा टॉपिक बचा होगा जो नहीं हुआ होगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ सिलेबस कवर था, ठीक है। अब जून जुलाई के बाद जो है मैंने जुलाई एंड या मिड जुलाई, जुलाई 15 के बाद जो मैंने अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दी थी। तो इन द एंड ऑफ प्री एग्जामिनेशन, मतलब प्री एग्जामिनेशन से पहले, बिफोर प्री एग्जामिनेशन, एट द एंड ऑफ बिफोर प्री एग्जामिनेशन, मैंने जो है पर्टिकुलर जो भी मेरे मतलब लाइक जितना भी सिलेबस था मैंने उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लिया था। मेंस एग्जामिनेशन में मैंने 5 से 6 बार उसको दोबारा रिवाइज करा है, ठीक है। सो ये था मेरा मतलब, मैंने रिवीजन बहुत अच्छे से करी थी ताकि जो मेरा, हम बोलते हैं कि हमें जो है कुछ चीज़ें ना भूल जाती हैं, लेकिन अगर हम उसको बार बार देखते रहेंगे तो वो याद रहेंगी। अगर मान लो कि आज आप एक टॉपिक आज आपने पढ़ लिया, आप 2 महीने बाद उस टॉपिक को देख रहे हो, तो आपका ब्रेन इतना कैपेबल, मतलब आई डोंट थिंक सो कि ब्रेन इतना कैपेबल होता है कि उस टॉपिक का 30% भी वो स्टोर कर पाए, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी सभी को ही पता ही है। लॉन्ग टर्म मेमोरी तभी होती है जब हम उसको बार बार रिसाइट और रिवाइज करते रहते हैं, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है। आपको इतना जरूर याद आएगा, हाँ यार ये टॉपिक पढ़ा था, लेकिन उस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा था वो प्रॉपर डिटेल में नहीं याद होगा। तो एक प्रॉपर रिविजन करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट अब आप ऐसा बोलोगे, रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो सिलेक्शन दिलाती है। बुक्स नॉलेज सभी को ही होता है, अगर आप बार बार उस नॉलेज को जो है रिसाइट नहीं करोगे, ब्रेन को जो है स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, बार बार रिवीजन नहीं करोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। सो आई थिंक रिवीजन इज द बेस्ट वे टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, ठीक है, प्रॉपर रिवीजन। उसके बाद आता है कि मिस्टेक्स आप लोग, मतलब अब ऐसा होता है कि हम इस, जब भी हम कोई पेपर देते हैं हम इस एंजाइटी लेवल पे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, और साथ में जो है जो मतलब लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने यूट्यूब पे कोई 2 वीडियोस देखी, उसमें बहुत सारी बुक्स वो बताते हैं कि ये बुक्स पढ़ लो, ये बुक्स पढ़ लो, ये बुक्स पढ़ लो, ये बुक्स पढ़ लो। तो मैंने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करी थी अनटिल अनलेस मेरा फ़ोन टाइम बहुत मतलब कम था। मैं जो लेक्चर्स होते थे, मेरे पास टैब, मतलब देखो जैसे मेरे पास टैब है, तो मैं इस टैब में जो लेक्चर्स थे वो मैं टैब में लेक्चर्स लगाती थी जितने भी लेक्चर्स थे, और फ़ोन टाइम मेरा बहुत कम था। आइदर मेरा फ़ोन जो है मतलब कभी मैं डैडी के पास छोड़ देती थी या अपने मॉम के पास छोड़ देती थी कि मतलब अगर कोई कॉल आएगा तो अटेंड कर लेना, मतलब मेरा फ़ोन टाइम बिल्कुल ज़ीरो था। मैं बिल्कुल फ़ोन यूज़ नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं, मतलब लाइक अगर करना भी है तो 30 to 40 मिनट्स पूरे दिन में, मतलब फ़ोन टाइम बहुत कम था मेरा, ठीक है। तो ये था मेरा ओवरऑल कि फ़ोन टाइम ज़ीरो था, तो उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होती थी और मैं फालतू अननेसेसरली वीडियोज़ भी नहीं देखती थी। तो वो मेरे लिए टाइम वो था। अगर मैं यूट्यूब भी कभी यूज़ कर रही हूँ तो यूट्यूब में मैंने क्या करा था कि मैंने रिकमेंडेशन ऑफ कर दी थी यूट्यूब की। मैंने यूट्यूब में जो एक मतलब लाइक अलग से एक जीमेल बनाई थी, उसमें अकाउंट बनाया था, उसमें मैंने जो मुझे जैसे PW नर्सिंग है या थोड़े बहुत 1-2 नर्सिंग के चैनल, जैसे मैंने बुगली नर्सिंग चैनल बोला था, ठीक है, तो मैंने वो जो है उनको सब्सक्राइब करा था। अगर वो कोई अपडेट देते तो मैं उसको वॉच आउट कर भी लेती थी, लेकिन अगर जो मेरे को जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था कि जो बुगली चैनल है उसमें एनक्लेक्स सॉन्डर्स की जो बुक है वो उन्होंने प्लेलिस्ट में डाली है, तो वो मैंने प्लेलिस्ट सेव कर ली थी। उसमें ऑफ करने से ये चीज़ हो जाती है कि आप जो है बार बार डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हो, ठीक है। और रिलेटेड टू बुक लिस्ट, बुक्स में मैंने PR यादव पढ़ी थी, मैंने टारगेट हाई पढ़ी थी, और मैंने एनक्लेक्स सॉन्डर्स RN जो है रजिस्टर नर्स के लिए बुक जो होती है, एक तो बुगली चैनल से भी पढ़ी थी और साथ में मैंने, मेरे पास बुक थी तो मैंने वो भी जो है अपनी मेंस की स्टडी में जो है उसको पढ़ा था, ठीक है। तो ये थी मेरी बुक लिस्ट। इसके अलावा मैंने कोई और बुक नहीं पढ़ी है। साथ में मैंने अपने जो PW जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी वहाँ के जो है नोट्स जो है अच्छे तरीके से रिवाइज करे थे, अच्छे तरीके से उनसे स्टडी करा था। दिस इज़ ऑल अबाउट बुक लिस्ट। मैंने एक जो है इस तरीके से मैं टू डू लिस्ट बनाती थी, ठीक है, लाइक कि मान लो कि ये जैसे 11 अगस्त 2025 की चेकलिस्ट है, तो मैं इस तरीके से जो है, जैसे मैंने इसमें लिखा है कि एक मॉक टेस्ट जो है उसको विद एनालिसिस, मैथ सर्च का मैंने पर्टिकुलर ये टॉपिक पढ़ना है, जैसे कम्युनिटी का, ऑब्स्टेट्रिक का, साइकेट्रिक और पीडियाट्रिक्स का, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। तो इस तरीके से मैं लिखती थी, फिर मैं लिखती थी कि कितना मैंने गोल जो है अचीव कर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैं एक चेकलिस्ट जो है प्रीवियस नाइट को सोने से पहले बनाती थी कि मैंने कल जो है ये स्टडी करनी है और इतना जो है मैंने टाइम इस स्टडी के लिए देना है, ठीक है, और ये जो गोल है मैंने अचीव करने। तो इस तरीके से मैं पूरा चेकलिस्ट बनाती थी अपने गोल्स के लिए कि मेरे को नेक्स्ट डे जो है ये चीज़ करनी ही करनी है, कंपल्शन है मेरे लिए। कितना मैंने कर लिया वो मैं टिक करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चेकलिस्ट बनाती थी अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए हर डे की, प्रीवियस नाइट सोने से पहले नेक्स्ट डे की जो है चेकलिस्ट में पक्का बनाती थी। सो एज अ नर्सिंग ऑफिसर आई वुड लाइक टू से ऑल द एस्पिरेंट स्टूडेंट कि तुम सारे लोग बहुत अच्छे से
कर सकते हो, बट इट्स ऑल अबाउट योर कंसिस्टेंसी, योर मोटिवेशन, तुम कितना डेडिकेटेड होकर स्टडी करते हो। मान लो तुम 12 आवर्स स्टडी कर रहे हो, लेकिन तुम जो है आधा माइंड जो है आपका कहीं और घूम रहा है, कहीं और घूम रहा है, दैट इज लाइक नथिंग। लेकिन अगर आप 10 आवर भी स्टडी कर रहे हो, 8 आवर भी स्टडी कर रहे हो और कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ स्टडी कर रहे हो, दैट विल लीड्स टू गुड रिजल्ट्स, और वो बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नोट्स एट 10 एग्जामिनेशन। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू फाइंड आउट द थिंग्स कि आपने किस तरीके से अपने पेपर की तैयारी करनी है। ओके,